सत्य कभी नहीं कहता है मैं ही सत्य हूं। सत्य कभी नहीं कहता है कि मैं ही सत्य हूं, बल्कि झूठ हमेशा कहता है कि मैं ही केवल सत्य हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. मुरारी आप सबका गोल सिविल इंडिया के वीडियो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो में दिख रहा हूं वो अर्थशास्त्र इंडियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक नेशनल इनकम पर चर्चा करूंगा, जिसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो चलिए मैं राष्ट्रीय आय प्रारंभ करता हूं और आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करते हुए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं प्रारंभ करता हूं राष्ट्रीय आय। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय, जिसको नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय। आज के दौर में जो कंपटीशन का जो माहौल है उसमें इकोनॉमी का प्रश्न अक्सर विद्यार्थी छोड़ देते हैं, स्टूडेंट अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अप्लाइड रहना पड़ता है। हमारे सोशियो इकोनॉमी यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो बातें देखने को मिलती हैं वो हमेशा इकोनॉमी में दिखता है, और थोड़ा सा अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थव्यवस्था का टर्म जो है सो टफ रहता है, लेकिन सामान्य रूप से उसको अप्लाइड फॉर्म में हम देखते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आज इस नए टॉपिक्स राष्ट्रीय आय के बारे में यानी नेशनल इनकम के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय राष्ट्र के यानी किसी भी देश का टोटल इनकम के बारे में बताता है, और कहा जाता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आय की गणना का आधार जो होता है वो दो मुख्य रूप से होता है। एक सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय आय के बारे में समझ लें कि किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो अंतिम उत्पाद वस्तु होता है और उसी वित्तीय वर्ष के दौरान जो अंतिम सेवा होता है, उस दोनों के मौद्रिक मूल्य यानी मॉनेटरी वैल्यू के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आप लोग सारे जानते होंगे कि वित्तीय वर्ष, भारत के अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लेकर आगामी 31 मार्च तक का माना जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो अंतिम उत्पाद वस्तु और सेवा का मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय आय का जो मुख्य आधार है वो मुख्य रूप से दो है। राष्ट्रीय आय का आधार, बेस, एक सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस, सकल का मतलब ग्रॉस और घरेलू मतलब डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट यानी जीडीपी। सामान्य रूप से लोग जीडीपी
जो है सो नाम सुनकर ही विद्यार्थी जो है सो समझता जीडीपी, ग्रॉस। सामान्य रूप से हम लोग जिसे कुल कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में कुल कहते हैं, अर्थव्यवस्था में उस कुल को सकल कहा गया है। जिसको हम टोटल कहते हैं उसको ग्रॉस कहा गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल एंड फॉर राष्ट्रीय नेशनल प्रोडक्ट, जिसको जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम लोग इसको और इसको जब समझ लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद, ये किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो राष्ट्रीय आय होता है, उस राष्ट्रीय आय का बेस होता है, आधार होता है। सकल, सकल मतलब जैसे कि हम लोग जान गए हैं कि कुल होता है, घरेलू और उत्पाद है, ठीक। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके घरेलू सीमा के अंदर जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम उत्पाद वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उसके घरेलू सीमा के अंदर, उसके घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, मैंने बताया एक वित्तीय वर्ष होता है यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल का 31 मार्च तक का एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान, शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन में शब्द भी फंसाता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मॉनेटरी वैल्यू, जो वस्तु की कीमत होती है, मौद्रिक मूल्यों को जीडीपी कहा जाता है। लेकिन आप इतना से ही जीडीपी को नहीं समझ सकते, इसके साथ कुछ और भी कंडीशन है जीडीपी का। अब वो क्या है कि मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर, मान लिया जाए कि ये इंडिया है, भारत है, तो इसका घरेलू सीमा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसके अंदर, और चूंकि भारत समुद्र के किनारे भी है तो भारत का समुद्र के पास भी नॉटिकल दूरी में 12 नॉटिकल दूरी तक जो है सो उसका सीमा माना जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक समुद्री सीमा है। तो इस बीच में जितना भी आर्थिक गतिविधियां, यानी जो भी किसी भी वस्तु का उत्पादन और वहां जो सेवा दिया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्यों को शामिल किया जाता है। तो भारत का मान लिया जाए कि पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात और उसकी समुद्री सीमा तक, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु केरला के बीच के तक, जो जितने भी घरेलू सीमा के अंदर जो भी किसी उसी वित्तीय वर्ष के दौरान जो वस्तु उत्पादन होगा और जो सेवा दिया जाएगा, उसका जो मॉनेटरी मूल्य है उसको जीडीपी कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, इस घरेलू सीमा के अंदर विदेश के कंपनी या विदेशियों के द्वारा जो भी
सेवा या फिर वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। यानी इसमें विदेशियों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। चूंकि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या फिर कनाडा का हो या फिर अमेरिका का हो, वहां के लोग भी यदि भारत के घरेलू सीमा के अंदर जो वस्तु का उत्पादन करता है या फिर जो सेवा देता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसको भी शामिल किया जाता है। लेकिन उसके द्वारा वो जो अपना इनकम यानी आय जो लेता है उसको घटा देंगे। खैर, उस बात को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें विदेशियों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को भी शामिल किया जाता है उस वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी अंतिम वस्तु होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो अंतिम उत्पाद वस्तु और सेवा होता है उसके मौद्रिक मूल्यों को जीडीपी कहते हैं। और इसमें उसी वित्तीय वर्ष के दौरान जो विदेशियों के द्वारा भी जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है उस वस्तु का मौद्रिक मूल्य या फिर कुछ सेवा दिया जाता है उसका भी मौद्रिक मूल्यों को शामिल किया जाता है इस सकल घरेलू उत्पाद में। अब आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहां भी सकल का मतलब कुल हो गया, यानी ग्रॉस नेशनल, नेशनल यानी राष्ट्रीय। राष्ट्र का निर्माण होता है राष्ट्र में रहने वाले लोगों से। तो किसी भी देश, यहां देश की घरेलू सीमा, ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक आधार पर जहां से जहां तक जिसकी सीमा है, और उस सीमा के अंदर जितने भी लोग हैं भारत के या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के उस देश के संदर्भ में, तो उसके द्वारा जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो उत्पादित अंतिम वस्तु होगा और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को जीएनपी कहा जाता है। यानी किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को जीएनपी कहा जाता है। वस्तु का मूल्य और सेवाओं का मूल्य को जोड़ देंगे एवं कर जीएनपी कहा जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अब कहा जाता है किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को जीएनपी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें नागरिक है और इसमें हम इस बात की चर्चा नहीं किए हैं कि इस देश के अंदर ही, इसमें केवल किसी भी देश के नागरिक हो, मान लिया जाए कि भारत का नागरिक है और वो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूयॉर्क में भी जाकर यदि कोई वस्तु का उत्पादन करता और सेवा देता है, तो वहां से उस व्यक्ति को, उस नागरिक को जो प्राप्त
आय होगा उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी इसमें विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से अर्जित आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। मान लिया जाए किसी परिवार में 4 भाई है और 4 भाई में एक भाई यदि ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में कमा रहा है और वो यदि भारत भेज रहा है तो उसका भी इनकम यहाँ जुट जाता है, क्योंकि उसके द्वारा अर्जित आय से यहाँ वो खेत खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है। तो इसमें विदेशों से है उस देश के नागरिकों के द्वारा जो विदेश में अर्जित आय होता है उसको भी शामिल किया जाता है, जिसको हम जीएनपी कहते हैं। यानी ये नागरिक जैसे ही आएगा तो नेशनल, और जैसे ही घरेलू आएगा तो डोमेस्टिक, तो जीडीपी और जीएनपी। चलिए यहां तक मैं समझता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को आगे देखते रहें, और भी बातें इसमें अभी मैं चर्चा करूंगा। तो मैं फिर से बता देता हूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, मान लिया जाए कि भारत है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत की जो भौगोलिक सीमा है, पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और उसका समुद्री सीमा तक, उत्तर में लेह लद्दाख से लेकर यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से लेकर दक्षिण में उत्तर केरल तमिलनाडु के बीच का जो घरेलू सीमा है भारत का, उस सीमा के अंदर जो एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक का जो वस्तु उत्पादन होगा, उस वस्तु और उस दौरान जो सेवा दिया जाएगा उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा, उसी मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, चूंकि घर के अंदर यानी उस देश के घर की सीमा के अंदर, इसमें शर्त यही है कि इसमें विदेशियों के द्वारा, यानी भारत के भौगोलिक सीमा में मान लिया जाए कि कैमलिन या रेनॉल्ड कोई विदेश की कंपनी है और वो यहाँ जो सेवा दिया है और वो जो वस्तु को उत्पादन किया है, तो इस वस्तु के भी मौद्रिक मूल्यों को उसमें शामिल कर दिया जाता है जो विदेशियों के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक, और इसको मैं फिर से कह देता हूं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा, भारत का मान लिया जाए कि नागरिक है, तो भारत के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित जो अंतिम वस्तु होता है और जो सेवा प्रदान किया जाता है, उस दोनों के मौद्रिक मूल्यों को जोड़ देने से जीएनपी निकलता है। और इसमें होता है क्या कि देश के नागरिक यदि विदेश में भी आय अर्जित करता है तो उस आय को भी इसमें शामिल किया जाता है, जिसे जीएनपी। प्रश्न यदि पूछेगा कि विदेशों से अर्जित आय किसमें शामिल किया जाता है, जीडीपी या जीएनपी में, तो जीएनपी में शामिल किया जाता है। चलिए अब एक नया टर्म इसी से संबंधित आगे देखता हूं। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब इसी से संबंधित अगला संदर्भ जो प्रश्न हमेशा पूछता है, निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद और इधर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको NET नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जैसे हम लोग यहां समझ लिए थे सकल, सकल मतलब कुल होता है, कुल घरेलू उत्पाद, और यहां निवल, थोड़ा अर्थव्यवस्था में निवल शब्द का प्रयोग किया गया है ना।
और जबकि इसको साधारण रूप से जब अंग्रेजी में देखते हैं तो पता चल जाता है कि नेट, यानी कि शुद्ध, प्योर, यानी शुद्ध रूप से जो राष्ट्रीय उत्पाद है और जो घरेलू उत्पाद है उसके बारे में। शुद्ध, शुद्ध कैसे निकलता है? सीधी सी बात है कि मान लिया जाए कि कोई भी मिश्रण है, मान लिया दूध और पानी का मिला हुआ है, उसमें पानी को निकाल देंगे, पानी की मात्रा निकाल देंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो उसी तरह से निवल घरेलू उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी शुद्ध में निकालने के लिए जो कुल होता है, उस कुल में से उस कुल को प्राप्त करने वाला जो मूल्य लगा है उसको हम हटा देंगे तो वो शुद्ध निकल जाएगा। तो यानी NDP और ये हो जाएगा NNP, यानी निवल नेशनल प्रोडक्ट, और ये हो गया निवल यानी घरेलू उत्पाद। तो NDP में क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, हम पहले बताए कि मान लिया जाए कि ये वस्तु है और इस वस्तु के निर्माण में टोटल जो है सो 10 रुपया खर्चा हुआ है। तो GDP ये हो गया GDP यानी टोटल, और इसमें से जो बनाने में जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर जो हुआ उसको माइनस कर देंगे तो हमारा NDP निकल जाएगा। या यूं कह सकते हैं इसके लिए जितना मूल्य ह्रास हुआ है तो उसमें घटा देंगे तो वो हमारा NDP निकल जाएगा। तो GDP माइनस डिप्रिसिएशन, यानी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा देने पर NDP निकल जाएगा। यानी पूरे एक घरेलू सीमा के अंदर, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर जो अंतिम उत्पाद वस्तु और मौद्रिक और सेवा में जितना मूल्य खर्चा हुआ, जितना खर्च हुआ था या जितने मौद्रिक मूल्य की कमी हुई थी उसको घटा देने से हमारा शुद्ध निकल जाता है, यानी NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी घरेलू सीमा के अंदर यानी NDP निकालने के लिए GDP में से उस GDP को तैयार करने में जो खर्चा होता है, जो मूल्य में कमी हुई है उसको घटा देने से GDP निकल जाता है। ठीक इसी तरह से NNP में भी होता है कि NNP निकालने के लिए यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए जो GNP है उसमें से डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास लिख देंगे तो NNP निकल जाएगा। यानी NDP माइनस डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास, NDP और NNP। तो NNP जब निकालने प्रश्न यदि पूछेगा कि NNP क्या है, यानी राष्ट्रीय निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि NDP, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ GNP होगा, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो है सो डिप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारा NNP निकल जाएगा। तो GDP और NNP जब समझ में आ जाएगा तो फिर NDP और NNP भी समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक चीज देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जिसको हम लोग साधन लागत कहते हैं या लागत मूल्य कहते हैं, साधन लागत या फिर लागत मूल्य कहते हैं। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु के निर्माण में या उसको बनाने में जो राशि खर्च की जाती है उसको फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत कहते हैं।
मान लिया जाए इसमें मार्कर को बनाने में 10 रुपया खर्चा हुआ तो कह सकते हैं इसका फैक्टर कॉस्ट 10 रुपया है। चाहे इसके कच्चा माल को बनाने में, चाहे इसको बिजली खपत करने में, या इसको माल ढुलाई फैक्ट्री से यहां तक लाने में जो खर्चा हुआ है उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत मूल्य। और दूसरा एक टर्म होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य क्या होता है कि जो फैक्टर कॉस्ट होता है उस फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को यानी इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसको बाजार मूल्य होता है। जैसे ये मार्कर यदि कंपनी तैयार करने में 10 रुपया खर्चा किया और उसके साथ उत्पादन कर उसको सरकार को प्रदान करना पड़ता है, तो 10 रुपया मान लिया जाए कि इस मार्कर का फैक्टर कॉस्ट 10 रुपया था और 2 रुपया उसको उत्पादन शुल्क देना पड़ा सरकार को, यानी इसका मार्केट प्राइस हो गया 12 रुपया, है ना। यानी ये मार्केट प्राइस हो गया और ये फैक्टर कॉस्ट हो गया किसी भी वस्तु का। तो 2 रुपया टैक्स, सॉरी इसको टैक्स कह सकते, टैक्स लग गया, तो मार्केट प्राइस हो गया 12 रुपया। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस जब आप समझ लेंगे तो किसी भी वस्तु के उत्पादन और उसका मार्केट प्राइस के बारे में समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखते हैं कि यदि कहेगा कि जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाएगा, तो जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मैंने पहले बताया कि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जो उस पर टैक्स आरोपित किया जाता है उस टैक्स को ऐड कर दिया जाता है। हाँ, यदि उस वस्तु के निर्माण में सरकार के द्वारा कोई सब्सिडी यानी रियायत या छूट दिया जाता है उसको घटा देंगे तब फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जीडीपी और मार्केट प्राइस जो है उसमें से उत्पादन शुल्क यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं यानी जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और जब सरकार सब्सिडी देती है तो उसको हम जोड़ देते हैं सब्सिडी यानी रियायत। मान लिया जाए, अब सब्सिडी क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। रियायत, जब हम किसी भी वस्तु का मूल्य पेड करते हैं तो उसके बदले में कुछ रियायत दे दिया जाता है जिसको सब्सिडी कहते हैं। जैसे कि आजकल देखते हैं कि गैस सिलेंडर मान लिया जाए 750 या 1000 में लेते हैं, फिर सरकार जो है सो फिर 200 या 250 रुपया फिर वापस अपने अकाउंट में भेज देता है, तो कहने का मतलब वो 200 या 250 रुपया सब्सिडी हो गया। तो किसी भी वस्तु का यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो फैक्टर कॉस्ट, यदि प्रश्न पूछेगा सकल घरेलू उत्पाद का फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद का बाजार मूल्य में से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो सरकार लेती है उसको घटा के और सब्सिडी जो सरकार देती है उसको जोड़ देंगे, जो फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम इसको भी देख सकते हैं, एनएनपी का सॉरी जीएनपी का फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कहेगा तो स्वाभाविक है जीएनपी का फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए कहेगा तो एन जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस में से जो है सो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ने इनडायरेक्ट टैक्स जो आजकल जीएसटी के तहत आता है और प्रत्यक्ष कर को जीएसटी में लाया गया है सारे, और उसके बाद इसमें सब्सिडी। तो इस तरह से यदि सकल घरेलू उत्पाद का लागत मूल्य प्रश्न पूछेगा तो सकल घरेलू उत्पाद के बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी को जोड़ देने से जो है सो बाजार मूल्य का, सकल घरेलू उत्पाद का बाजार मूल्य निकलता है। उसी तरह से यदि एन
निवल पर आ जाते हैं। एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट यदि निकालना है तो स्वाभाविक है कि एनडीपी का फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए फिर एनडीपी का फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। सब्सिडी को हम लोग जोड़ देते हैं तो एनडीपी यानी निवल घरेलू उत्पाद का लागत मूल्य निकालने के लिए जब कहेगा तो निवल घरेलू उत्पाद का बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी को जोड़ देंगे। क्योंकि जैसे ही फैक्टर कॉस्ट किसी का निकालना है तो सरकार के द्वारा दिया गया रियायत या अनुदान को शामिल किया जाता है उसमें, लेकिन कर जो हम लोग पेड करते हैं या जो कंपनी पेड करता है उसको घटा देने पर फैक्टर कॉस्ट निकल। उसी तरह से यहां भी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो यहां भी एनएनपी का फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए थोड़ा सा चार्ट पर बढ़िया से ध्यान से रखेंगे क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो यहां देख सकते हैं एनएनपी। तो यहां जो एनएनपी है यानी नेशनल प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट यानी लागत मूल्य निकालना है तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर को घटाकर और सब्सिडी को शामिल कर दिया जाता है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता और यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय माना जाता है। तो हम समझते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से देखते होंगे और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा और समझ आने तो जरूर आप लाइक करके कमेंट करते हुए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।